हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू करंट अफेयर यूनिवर्स। मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र पांडे लेकर हाजिर हुआ हूं 29 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये हमारा करंट अफेयर शो हम डेली जो है प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आज से हम जो है हमेशा सुबह 8 बजे आप लोगों को करंट अफेयर शो का जो है प्रस्तुतिकरण देंगे। इसके अलावा जो है जो करंट अफेयर्स रिकैप हम लोग जो है 24 जुलाई से डेली कर रहे हैं, उसका जो संस्करण है हम आपको डेली शाम को 6 बजे देंगे। यानी सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर्स का शो मिलेगा जिसमें डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर डिस्कस होंगे, और रात में 6 बजे करंट अफेयर्स रिकैप मिलेगा जिसमें हम लोग जल्दी से वन लाइनर्स के फॉर्म में रिवीजन करेंगे जो हमने सुबह करंट अफेयर्स पढ़े हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा यदि आप लोगों को करंट अफेयर्स का पीडीएफ पढ़ना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। हम लोग वहां पर इसका लिंक भी डालते हैं। इसके अलावा जो है आप लोग हमारे फेसबुक पर करंट अफेयर्स पेज को फॉलो कर सकते हैं, करंट अफेयर यूनिवर्स के नाम से है। वहां पे भी हम लोग काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स और जीके डालते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर शो की। आज के करंट अफेयर शो में लगभग 11 क्वेश्चंस और 11 जो है वन लाइनर्स ऑफ द डे हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जी हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, रिलेटिव्स और प्लस जो है किसी भी स्टडी ग्रुप में है, जिससे कि इसका बेनिफिट मैक्सिमम लोगों को पहुंचे। और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि हमारे नए वीडियो आपको सबसे जल्दी मिले और आप मिस ना करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वन लाइनर्स ऑफ द डे में पहला क्या है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मोबाइल ऐप BIS केयर लॉन्च्ड। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो कि मानक देता है सारे प्रोडक्ट्स को इंडिया में, उसने जो है एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है BIS केयर। और इसको लॉन्च किया किसने? तो आपका मिनिस्टर ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स। तो कौन है ये है आपके रामविलास पासवान जी ने। ठीक है, सो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मोबाइल ऐप BIS केयर लॉन्च। ओके, अब BIS कब आया था? तो BIS जो है 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में। और इसके डीजी हैं प्रमोद कुमार तिवारी। कौन है डीजी इसके? प्रमोद कुमार तिवारी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है वेटरन बॉलीवुड एक्ट्रेस कुमकुम पासेस अवे एट द एज ऑफ 86। सो कुमकुम, जैसे कि मेरे महबूब मोहब्बत होगी, मेरे महबूब कयामत होगी, काफी लोगों ने किशोर कुमार का जो है सैड सॉन्ग सुना होगा, काफी फेमस सॉन्ग है। तो उसमें जो है इन्होंने एक्ट किया है कुमकुम ने। ठीक है, अब इनकी फोटो की बात करें तो ये देखिए, ये रही कुमकुम। और इन्होंने बहुत सारी फिल्में जैसे आर पार हो गई, और भी फिल्में हैं जिसमें इन्होंने काम किया है। कौन? तो आपकी कुमकुम। और ये 86 साल की उम्र में कहा? तो मुंबई में इनका निधन हुआ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों एक और सबसे बड़ी यहाँ पे मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इन्होंने सबसे पहली भोजपुरी फिल्म में भी काम किया है। और वो भोजपुरी फिल्म जो थी वो 1963 में आई थी। कब आई थी? 1963 में आई थी। और उसका नाम था गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाई। क्या? तो गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाई। तो उसमें इन्होंने काम किया है और वो भोजपुरी की सबसे पहली पिक्चर है, 1963 में आई थी। आपको याद रखना है, बिहार वालों के लिए खास करके लिए जीके इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड सस्पेंड्स एक्सट्रेडिशन ट्रीटी विथ हांगकांग। तो अभी हमने देखा था हाल ही में यूके ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने चाइना के साथ जो है हांगकांग के साथ जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है उसको समाप्त किया। और क्यों? क्योंकि जो चाइना की नई हांगकांग पे नीति आई है, ठीक है, उसको लेकर जो है इन देशों ने हांगकांग के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को समाप्त किया। तो अभी क्या है, इसी का रिपरकेशन जब न्यूजीलैंड ने समाप्त किया तो अभी कल ही जो है चाइना ने भी जो है हांगकांग का एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ फ्रीज कर दिया। किसने किसके साथ किया? चाइना ने यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ फ्रीज किया, और यहाँ पे न्यूजीलैंड ने भी किया। तो टोटल 4 देश हो गए। कितने? टोटल 4 देश। ठीक है, आगे। सोम वीराजू अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी आंध्र प्रदेश यूनिट। सो बीजेपी आंध्र प्रदेश यूनिट के कौन है अब प्रेसिडेंट? तो ये हैं आपके सोमू वीराजू। आगे है ओल्डेस्ट लिविंग IAF फाइटर पायलट दलीप सिंह मजीठिया टर्न्स 100। तो ये अभी जो इंडियन एयरफोर्स है उसमें सबसे ओल्डेस्ट लिविंग पायलट है। ये 1947 में रिटायर हुए थे। इनका नाम है दलीप सिंह मजीठिया, और ये जो है 100 साल के हुए और ये स्क्वाड्रन लीडर से रिटायर हुए थे। तो ये देखिए, ये रहे आपके दलीप सिंह मजीठिया। और कल जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ है RKS भदौरिया, उन्होंने इनको जो है शुभकामनाएं भेजी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला है, इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन प्रीतम सिंह अपॉइंटेड सिंगापुर फर्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट। तो प्रीतम सिंह कौन है? तो प्रीतम सिंह ये भारतीय मूल के निवासी हैं और इनको सिंगापुर में लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्लियामेंट में क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है। तो प्रीतम सिंह आपको याद रखना है, ठीक है। और ये वर्कर्स पार्टी से बिलोंग करते हैं। कौन? तो प्रीतम सिंह। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे वन लाइनर्स ऑफ द डे। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं किसकी तरफ? तो अब बढ़ते हैं करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? वेयर वाज द इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग हेल्ड? तो बताना क्या है आपको? भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की वार्ता कहां आयोजित की गई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि कहां? तो नई दिल्ली में की गई। और ये जो है आपका, जब इंडोनेशिया की बात उठी है तो हम लोगों को जानकारी भी पता होनी चाहिए कि मैप में इंडोनेशिया कहां पे है और इंडोनेशिया से रिलेटेड फैक्ट, और इंडोनेशिया के कौन प्रेसिडेंट है, कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है। ठीक है, तो यहां देखिए सेकंड स्लाइड पे, तो ये रहा पूरा आपका इंडोनेशिया। ये आप देख सकते हैं, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है। क्या है इंडोनेशिया? ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है। और इसके अलावा ये जो है जावा, ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है। क्या है? ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है। और अभी हाल ही में हमने यहाँ जो है ये वाला, मैं देख रहे हो लाइन, तो ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। क्या है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और क्योंकि और ये है आपका क्या? ये आपका मलेशिया और नीचे आपका है सिंगापुर। तो मलेशिया और इंडोनेशिया, सुमात्रा का जो आइलैंड है, इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड, इन दोनों के बीच में आपका क्या पड़ता है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और यहाँ से बहुत सारी जहाजें जो है गुजर के जाती है, काफी स्ट्रैटेजिक रूट है। तो कहाँ जाती हैं? ये गल्फ एरियाज में जाती हैं। तो काफी स्ट्रैटेजिक रूट है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ओके, अब बात करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, कैपिटल है जकार्ता, और करेंसी क्या है? करेंसी है आपकी इंडोनेशिया रुपया। इसके अलावा दोस्तों, इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री भी है। क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री भी है। अब इसमें मेन आइलैंड्स कौन से हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो मेन आइलैंड्स आपके कौन से हैं? आपका सुमात्रा हो गया, कालीमंटान जिसे हम बोर्नियो बोलते हैं, फिर जावा, लोम्बक, बाली, सुम्बावा, फ्लोरेस, सुम्बा, ये टिमोर, ठीक है। फिर आपका सुलावेसी सेलेब्स, ठीक है, सुलावेसी है। फिर आपका बांदा आइलैंड है और न्यू गिनिया है। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके? ये सब हैं किसके? तो इंडोनेशिया के आइलैंड्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वेयर वाज द रिकंस्ट्रक्टेड श्री श्री जय काली माता टेम्पल इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो हाल ही में श्री श्री जय काली माता मंदिर का पुनर्निर्माण कहाँ किया गया? तो पुनर्निर्माण करके इसका जो है इसको खोला भी गया। तो ये कहाँ? तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन बी, कहाँ? तो नातौर में। कहाँ? तो बी, नातौर में जो है इसको खोला गया। और ये नातौर कहाँ है? ये है आपका लाल बाजार बांग्लादेश में। कहाँ? तो लाल बाजार बांग्लादेश में। और इसको जो है भारतीय जो है उसकी मदद से खोला गया। भारत ने जो है बांग्लादेश को 97 लाख टका का जो है मदद दिया था इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, और इसको जो है अभी हाल ही में खोला गया। ठीक है, तो ये देखिए, ये रहा आपका श्री श्री जयकाली माता मंदिर। ओके, अब मेन पॉइंट्स क्या है? इससे संबंधित जो है समझौता ज्ञापन या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये 2016 में साइन किया गया था भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत ने 97 लाख टका की जो है बांग्लादेश को मदद किया था। और श्री श्री जयकाली जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स है बांग्लादेश में, जो 300 साल पुराना है। कितना है? 300 साल पुराना है। इसे बनाया था श्री दयाराम रॉय ने। किसने बनाया था? श्री दयाराम रॉय ने। और ये इन्फ्लुएंशियल दीवान थे क्वीन बहानी ऑफ नातौर के। तो क्वीन बहानी के दरबार में ये दीवान थे, और यही जो है दिगपतिया रॉयल फैमिली के फाउंडर भी हैं। कौन? तो श्री दयाराम रॉय। ठीक है, अब बात उठती है कि भारत के हाई कमिश्नर कौन है बांग्लादेश में, क्योंकि अभी हाल ही में काफी जो हम देख रहे हैं, अभी 10 डीजल लोकोमोटिव्स भी हमने बांग्लादेश को दिया, प्लस एफएमसीजी कंटेनर भी ये पटरेपोल पहुंचा, प्लस गुंटूर से मिर्च लेकर भी आपका मतलब कि एक कंटेनर ट्रेन गया था। कहां? तो आपका बांग्लादेश गया था। ठीक है, तो भारत के हाई कमिश्नर कौन है बांग्लादेश में? तो उनका नाम है रिवा गांगुली दास। क्या नाम है? रिवा गांगुली दास। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तीसरा क्वेश्चन है, विच टू इंस्टीट्यूशंस रिसेंटली लॉन्च न्यू को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे प्लेटफॉर्म। तो किन दो संस्थाओं ने हाल ही में रुपे प्लेटफॉर्म पर नया को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, बोथ ए एंड बी। क्या है? बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी IRCTC जो कि इंडियन रेलवेज की प्राइवेट आर्म है टिकट बुकिंग वगैरह के लिए, और आपका SBI कार्ड यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड ने ये किया है। इसमें क्या है, फीचर्स क्या है? तो ये जो कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड है, इससे होगा क्या, इसमें जो है नियर फील्ड जो है कम्युनिकेशन NFC जो है इसमें लगा हुआ है। तो आपको कार्ड स्वाइप नहीं करना है, क्या है कि आप दूर से ही टिकट को बुक कर सकते हैं, और ये कोविड-19 के मद्देनजर जो है काफी सेफ्टी स्टेप है। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर आप AC1, AC2, AC3 वगैरह में, थर्ड टियर वगैरह में अगर बुकिंग कराते हैं तो आपको 10% वैल्यू बैक भी जो है इसमें मिलेगा, इसमें इस कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैड कंट्रीज फर्स्ट कैबिनेट सेशन वर्चुअली। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश का पहला आभासी कैबिनेट सत्र लिया? तो वर्चुअली लिया, किसने लिया? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, मध्य प्रदेश। किसने लिया? तो मध्य प्रदेश ने। और उनके जो है मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। और वो कोविड-19 पॉजिटिव जो है टेस्ट किए गए हैं और वो चिरायू हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उन्होंने चिरायू हॉस्पिटल से जो है देश का पहला वर्चुअल कैबिनेट सेशन जो है लिया, इन्होंने शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आपकी, एडिशनल चार्ज मिला है किनको? आनंदीबेन पटेल को। ओके दोस्तों, अब जब मध्य प्रदेश की बात हुई है तो इस कैबिनेट सेशन में सबसे एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया, और वो क्या लिया गया कि चंबल एक्सप्रेसवे, जो कि लगभग 400 किलोमीटर का चंबल एक्सप्रेसवे है और जो चंबल नदी के एकदम पैरेलल जो है बनाया जा रहा है, तो वो जो चंबल एक्सप्रेसवे है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो उसका नाम बदलकर चंबल प्रोग्रेस वे। क्या कर दिया है? एक्सप्रेसवे से चंबल प्रोग्रेस वे। और इस कैबिनेट समिति में जो है ये मंत्रिमंडल में ये डिसीजन लिया गया। अब जब चंबल एक्सप्रेसवे की बात हुई है तो चंबल एक्सप्रेसवे दोस्तों आपका यूपी, राजस्थान और MP इन तीन राज्यों को कनेक्ट करेगा। राजस्थान में कोटा, यूपी में इटावा और आपका मध्य प्रदेश में श्योपुर। तो आपका कोटा, इटावा, श्योपुर इन तीनों को कनेक्ट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा है, विच गवर्नमेंट फंडेड स्टार्टअप हैज क्रिएटेड कोविड-19 डिटेक्टिंग मोबाइल ऐप लिफास कोविड स्कोर। तो किस सरकारी वित्त पोषित स्टार्टअप ने कोविड-19 का पता लगाने हेतु मोबाइल ऐप लिफास कोविड स्कोर बनाया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। किसने? तो ए, एक्यूली लैब्स ने। किसने बनाया है? एक्यूली लैब्स ने बनाया है। और ये जो लिफास कोविड स्कोर है ये मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट पे आपका जो है स्कोर देता है। ये आरोग्य सेतु ऐप जिसमें कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बेसिस पे पता लगाया जाता है कि आपके एरिया में कितने लोग कोरोना से अफेक्टेड हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये शुरू होने से पहले ही बता सकता है पोटेंशियल की ये जो है ये पोटेंशियल कोविड-19 के रिस्क पेशेंट्स हैं। और वो कैसा कि इस ऐप में क्या है कि इस ऐप में ये जो ऐप है मोबाइल ऐप है, इसमें क्या है कि अगर आपको करना क्या है कि आपको अपना इंडेक्स फिंगर यानी ये जो उंगली है आपको क्या करना है, कैमरा के पीछे 5 मिनट तक लगाना है। जब आप 5 मिनट तक लगाएंगे तो क्या होगा, इस ऐप के जरिए 95 बायोमार्कर्स जो है आएंगे और उसके बेसिस पे जो है ये रिजल्ट देगा। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, ये आपका मेडिकल स्क्रीनिंग पे बेस्ड है। किस पे? तो मेडिकल स्क्रीनिंग पे बेस्ड है। ठीक है, तो अब ये जो मेडिकल स्क्रीनिंग पे बेस्ड है ये क्या पता लगाएगा, ये खास करके असिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स का पता लगाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमें पता है देश में लगभग 85% केस क्या है, बिना लक्षण वाले इंडिविजुअल्स का है। तो ये उसका पता लगाएगा और इसका टेस्ट हुआ था कहां पे? मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल में। तो वहां पे 92% एक्यूरेसी, 90% स्पेसिफिसिटी और 92% सेंसिटिविटी के साथ इस टेक्नोलॉजी ने पता लगाया और WHO ने भी इसको क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में डाल रखा है। किसने? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी। ठीक है, अब दोस्तों ये मोबाइल जो है टेक्नोलॉजी ये कौन से प्रिंसिपल्स को यूज करता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ये मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो सबसे पहला है फोटोलिथीस्मोग्राफी, ठीक है, फिर है फोटोक्रोमेटोग्राफी,
फिर आपका आर्टीरियल फोटोलिस्मोग्राफी, मोबाइल स्पाइरोमेट्री और पल्स रेट वेरिएबिलिटी। तो ये इन प्रिंसिपल्स का यूज करके ये टेक्नोलॉजी जो है बताता है कि ये जो बंदा है इसको कोविड-19 रिस्क है या नहीं, या ये पोटेंशियल कोविड-19 पेशेंट है या नहीं। तो ये ऐप अपने आप में बहुत बड़ा जो है आप बोल सकते हैं मेक इन इंडिया के तहत क्या है, ये एक बहुत बड़ा आपका इन्वेंशन है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है कि विच टू टाइगर रिजर्व्स हैव नो टाइगर्स लेफ्ट एज पर ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018। तो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार कौन से 2 टाइगर रिजर्व में बाघ नहीं है, ये आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, यानी कि बक्सा और दंपा में। कहां? तो बक्सा और दंपा। तो बक्सा आपका कहां है? बक्सा आपका है वेस्ट बंगाल में, दंपा कहां है आपका? मिजोरम पे। तो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार इन 2 टाइगर रिजर्व्स में आपका एक भी बाघ नहीं है। ठीक है, कब किसमें? तो बक्सा और दंपा। अब बाकी जो मैंने दिए हैं यहाँ पे क्या है कि अनुमान के हिसाब से यहाँ पे टाइगर जो है इन रिजर्व्स में कम है। तो आपका नागार्जुना श्रीशैलम ये देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक है, फिर आपका बक्सा हमने बता ही दिया है। फिर आपका दंपा आपको पता है मानस है आपका असम में, जो कि आपका जो है मतलब कि एलिफेंट्स वगैरह के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, फिर संजय डुगरी आपका कहाँ है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। आंशी डंडेली है कर्नाटका में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने मैप दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जो है सारे मतलब इस मैप में आपको क्या दिखाई देगा, टाइगर रिजर्व्स और कितनी संख्या है वो दिखाई देगा। तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रमुख बातें जो मैं है वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले इस रिपोर्ट का नाम क्या है? इस रिपोर्ट का नाम है टाइगर्स को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया। क्या नाम है रिपोर्ट का? टाइगर्स को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहां है? तो वो आपका राजाजी कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कहां है आपका? तो सॉरी कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जो कि उत्तराखंड में है। कितने? तो लगभग 263 बाघ हैं। कितने? तो 263 बाघ। ठीक है, अब इसके अलावा जो है 2014 से 18 के बीच में लगभग 33% का जो है इंक्रीज देखा गया है। किसमें? तो 2014 से 18 के बीच में ये पाया गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइगर, लगभग 33% टाइगर जो है ये टाइगर रिजर्व्स के बाहर पाए गए हैं। कितने? तो 33% टाइगर्स टाइगर रिजर्व्स के बाहर पाए गए हैं। और कुल जो है टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है? तो वो है आपकी 2967। कितनी है? तो 2967। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कि 2014 से लेकर 2018 के बीच में लगभग 400 टाइगर्स का जो है इंक्रीज हुआ, क्योंकि 2014 में लगभग 2444 थे, जो कि बढ़ के कितने हो गए? 2967। और ये जब हमने 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रशिया में है डिक्लेरेशन लिया था, ग्लोबल टाइगर प्लान का डिक्लेरेशन, तो उसके तहत क्या था कि हर एक कंट्री को अपने कंट्री में क्या करना था कि टाइगर पॉपुलेशन को 2022 तक डबल करना था। तो हमारा उस समय में लगभग कितने थे टाइगर्स? लगभग 1400 टाइगर्स थे 2010 में। तो उसको हमने इंक्रीज करके कितना कर दिया? 2967। यानी कि हमने समय से पहले ही टाइगर जो है डबल कर दिया। और हमारे देश में 70% वर्ल्ड के टाइगर्स पाए जाते हैं। कुल कितने रिजर्व्स में? तो कुल 50 रिजर्व्स। टोटल 50 टाइगर रिजर्व्स हैं। कितने हैं? 50 टाइगर रिजर्व्स। ठीक है दोस्तों, तो ये था इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट के बारे में। और यदि आप लोगों को ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने अपने पहले वीडियोस में भी टाइगर के बारे में बात किया है, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि इंडिया रिसेंटली जॉइंड हैंड्स विथ विच कंट्री ऑन रिसर्च ऑन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। तो भारत ने हाल ही में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया पर नए पाउंड 8 मिलियन अनुसंधान पर किस देश के साथ हाथ मिलाया है? तो ये किसके साथ? तो आपका सी करेक्ट ऑप्शन है, यूनाइटेड किंगडम के साथ। ठीक है, तो क्या है? तो इसमें कुल मिला के 5 प्रोजेक्ट है, जिसमें ब्रिटेन जो है पाउंड 4 मिलियन लगाएगा और भारत भी पाउंड 4 मिलियन लगाएगा। तो कुल मिला के पाउंड 8 मिलियन होगा। ये सितंबर 2020 में जो है चालू होगा। अब इसमें जो 5 प्रोजेक्ट है वो कौन से हैं? सेलेक्टार, एम्सपेयर, फिर आपका जो है एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज फॉर एड्रेसिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, फिर एक्सपेरिमेंट मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड रिस्क एनालिसिस, इन्फॉर्म पॉलिसी मेकर्स एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड मैनेजर्स ऑन द इम्पैक्ट ऑफ इनएप्रोप्रिएट वेस्ट डिस्पोजल। तो
तो ये सारे जो है ये 5 जो है प्रोजेक्ट है किसको लेकर, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और 8वां क्वेश्चन है, नेम द इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट नेम्ड बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल टू हिज न्यू यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जलवायु परिवर्तन पर अपने नए युवा सलाहकार समूह के लिए यूएन सेक्रेटरी जनरल द्वारा नामित भारतीय जलवायु कार्यकर्ता का नाम बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, क्या है, तो अर्चना सोरेंग। क्या है, तो अर्चना सोरेंग, और ये रही अर्चना सोरेंग। ठीक है, और ये टिस से इन्होंने पढ़ाई की हुई है और ये टिस की स्टूडेंट यूनियन की पहले प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। अगर मैं बाकी लोगों की बात करूं तो भगवान केश भट्ट, ये वातावरण एक एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जो है एनजीओ है, इसके फाउंडर है। ठीक है, फिर आपका पोपट राव पवार, ये अन्ना हजारे के वो है शिष्य है, और इन्होंने उन्हीं के से सीख लेकर हिवरे बाजार अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है उसको जो है ड्रॉट एरिया से क्या है कि पूरा एक ग्रीन एरिया बनाया। कौन, तो पोपट राव पवार ने। ठीक है, फिर मेधा पाटकर, ये काफी सालों से जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन उसको जो है ये लीड कर रही हैं। कौन, तो मेधा पाटकर। ठीक है, अब जब बात होती है किसकी, यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज की, तो इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो ये जो है आपका इस ग्रुप, ये जो ग्रुप है ये यूथ क्लाइमेट समिट हुआ था न्यूयॉर्क में 2019 में, तो उसी पे ये बिल्ड करता है। और इस समिट का मैसेज क्या था, वी मस्ट एक्ट नाउ टू कन्फ्रंट द क्लाइमेट क्राइसिस। और ये पहली बार था जब सेक्रेटरी जनरल ने एक ऐसा समिट कन्वीन किया था जिसमें यंग पीपल को इन्वाइट किया था और कहा था कि हम क्लाइमेट एक्शन पे क्या जो है स्टेप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है 2 सितंबर 2018 में सेक्रेटरी जनरल का जनरल विजन था यूएन यूथ स्ट्रैटेजी। तो यूएन यूथ स्ट्रैटेजी के अंतर्गत भी इस जो आपका यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज है इसको बनाया गया है। ठीक है, और सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो गुतेरेस। कौन है, तो एंटोनियो गुतेरेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, विच स्टेट लीड्स इन सेटिंग अप बायोगैस प्लांट्स। तो बायोगैस संयंत्र लगाने में कौन सा राज्य अग्रणीय है, कौन सा है आपका, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, उत्तर प्रदेश। कौन है, तो डी, उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है बायोगैस प्लांट लग रहे हैं। कितने, तो लगभग 125। तो यहाँ देखिए ये है आपका बायोगैस कैसे बनता है, तो ये आपका सॉलिड म्युनिसिपल वेस्ट है, ये आपका सीवेज है, यहाँ से ये जाता है, शॉर्टनिंग और श्रेडिंग होता है, ये इस मिक्सर में जाता है, एनारोबिक डाइजेस्टर है, तो एक धड़ा जो है ये बायो फर्टिलाइजर बनाता है, पैक होता है और ये एग्रीकल्चर के लिए जाता है। दूसरा जो पार्ट है वो बायोगैस बनाता है, अपग्रेड होके ये कॉम्प्रेस्ड बायोगैस बनता है जो कि आपका सीबीजी करके आपका व्हीकल के लिए यूज होगा। और इससे क्या होगा कि इंडिया का जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है ये कम होगा। लगभग 80% हम लोग इंपोर्ट जो है करते हैं किसका, तेल का, जिसमें से 50% आपका नेचुरल गैस भी है। ठीक है, और इंडिया ने क्या एम रखा है, इंडिया ने ये एम रखा है कि हम लोग जो है अगले 2 साल के अंदर 10% से जो है अपना इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करें। तो ये उसी की उसमें एक ये कदम है। ठीक है, अब बात उठती है बायोगैस प्लांट्स की। तो ये बायोगैस प्लांट्स जो है आपको एक स्कीम है जिसका नाम है सतत। क्या नाम है, सतत स्कीम, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने अक्टूबर 2018 में लॉन्च किया था। अब इस सतत का नाम क्या है, इस सतत का नाम है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और ये जो है सतत स्कीम ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल और एचपीएससीएल के साथ, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, इनके साथ मिलकर ये लॉन्च किया था। इसके अंतर्गत क्या था कि 2023 तक 5000 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स बनाने हैं जो कि 15 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ सीबीजी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और इसी के अंडर जो है आईओसी ने, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पिछले साल जो है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के सेल का जो है आउटलेट खोला था पहली बार। कहां, तो 7 जगहों पर। तो पुणे और कोल्हापुर में एक जो कि महाराष्ट्र में है, सेलम में 2 जो कि तमिलनाडु में है, फिर नामक्कल, रासीपुरम और पुडुचेरम ये सारे तमिलनाडु में है। तो ये 7 आउटलेट खोले थे किसने, आईओसी ने। किसके लिए, तो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के कमर्शियल सेल के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो है अब तक टोटल 515 सीबीजी प्लांट जो है ये सेटअप किए जा रहे हैं। कितने, तो कुल 18,000 करोड़ की लागत पे। तो सबसे ज्यादा यूपी में 126, फिर महाराष्ट्र 75, 59 हरियाणा, 35 आंध्रा, 24 पंजाब और 7 दिल्ली में। तो ये है आपके आंकड़े, ये आपको पता होने चाहिए। आई होप ये जानकारी आपको काफी मददगार साबित होगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
10वां क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू अ स्टडी। तो एक अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका, सॉरी कंट्री मैंने यहाँ शहर लिख दिया है, ये देश होगा, ठीक है। सो कौन सा है? ये है आपका बी बांग्लादेश। कौन है? तो बी बांग्लादेश है। और ये जो स्टडी है ये किसने दी है? ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने स्टडी दी है। तो उस स्टडी के हिसाब से बांग्लादेश सबसे पोल्यूटेड है, फिर सेकंड नंबर पे इंडिया है, तीसरे नंबर पे नेपाल है, चौथे पे सिंगापुर और पांचवे पे पाकिस्तान, और चाइना किस पे है? 7वें नंबर पे। और स्टडी में कहना यह है कि जो पोल्यूशन लेवल्स इंडिया में है उसके हिसाब से जो है भारतीय लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी? 5.2 इयर्स कम हो गई है। कितनी? तो 5.2 इयर्स कम हो गई है। किसके कारण? तो एयर पोल्यूशन के कारण जो भारत में है, ठीक है। और आपको बता दूं कि दिल्ली जो है मोस्ट पोल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट नहीं है अब कंट्री में, तो कौन है आपका? लखनऊ जो है ये मोस्ट पोल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री है इस स्टडी के हिसाब से, ये आपको याद रखना है। और दिल्ली जो है ये 15th मोस्ट पोल्यूटेड रीजन है। दिल्ली एनसीटी जो है, यानी कि दिल्ली एनसीआर या नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है, सॉरी एनसीआर नहीं एनसीटी, हाँ, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली जो है ये 15th मोस्ट पोल्यूटेड रीजन इन द कंट्री है। तो ये एक बहुत ही सुखद समाचार है दिल्ली वालों के लिए कि हम सबसे मोस्ट पोल्यूटेड में अब नहीं आते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस का विषय क्या है? तो दोस्तों ये जो है 28 जुलाई को कल मनाया गया था। तो इसका थीम है, करेक्ट ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। क्या है? तो हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। अब हेपेटाइटिस दिवस के बारे में बात करें तो हेपेटाइटिस दिवस जो है ये 2004 से मनाया जा रहा है। और WHO ने जो है 2004 में ये निर्णय लिया कि जुलाई 28 को हर एक साल जो है आपका क्या मनाया जाएगा? आपका वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाएगा। किसके ऑनर में? तो नोबेल लॉरिएट बारूच सैमुअल ब्लमबर्ग के ऑनर में। तो ये नोबेल लॉरिएट बारूच सैमुअल ब्लमबर्ग कौन थे? इन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। किन्होंने? तो बारूच सैमुअल ब्लमबर्ग ने, ठीक है। और ये जो हेपेटाइटिस डे है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 8 ऑफिशियल ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स में से एक है। तो 8 में से एक है। तो बाकी 7 कौन से हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे अप्रैल 7, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जून 14, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक लास्ट वीक ऑफ जून में हर साल मनाया जाता है, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च को, वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को, और वर्ल्ड एड्स डे दिसंबर 1 को। तो ये सारे डेज आपको याद रखने हैं, ये पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये ग्लोबल 8 ऑफिशियल ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स हैं। किसके? WHO के। और आपको ये भी याद रखना है कि हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 जुलाई को ही नोबेल लॉरिएट बारूच सैमुअल ब्लमबर्ग का जन्म हुआ था और इन्होंने जो है हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा करंट अफेयर्स शो आज का समाप्त होता है। तो ये करंट अफेयर्स यूनिवर्स की जो प्रस्तुतिकरण है आपको ये कैसी लगी हमको जरूर बताइएगा। और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको ये कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, जरूर से जरूर शेयर करें, और चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।